देखिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला पार्ट जो कुछ बच्चों ने बताया कि हमारे चट्टानों का अवक्षेपण में केमिकल के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चट्टानें टूटती है, उस चैप्टर को सर के रिवाइज करवाना था। तो अपन डिस्कस करते हैं। जो पहले पार्ट में अपना चैप्टर ये था कि चट्टानें तीन प्रकार से अवक्षेपण का प्रोसेस आपने देखा था, मतलब चट्टानें तीन प्रकार से क्या होती है, टूटती। उसमें एक तो था आपके जीव जंतुओं द्वारा या जैविक क्रिया द्वारा चट्टानों का अपघटन होना, दूसरा था भौतिक कारक और तीसरा था आपके रसायनों द्वारा चट्टानों का अवक्षेपण। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं अवक्षेपण का मतलब चट्टान होती है बड़े पत्थर के रूप में होती है और छोटे 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 पार्टिकल कणों में टूटना या अपघटन होना, वो क्या कहलाएगा, वो क्या अवक्षेपण। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि चट्टान का अवक्षेपण रसायनों द्वारा, चट्टानों का अवक्षेपण किसके द्वारा हो रहा है, रसायनों द्वारा चट्टानों का अवक्षेपण। तो देखोगे इसमें मुख्य रूप से आपके 6 अभिक्रिया दे रखी है। नॉर्मल सा टॉपिक है, व्यवस्थित समझना कि जल अपघटन क्या होता है, जल योजन क्या होता है, विलयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है और कार्बोनीकरण क्या होता है। इस चैप्टर को अपन एक बार आपको क्या करते हैं, पुनः रिवाइज करते हैं। देखिए आराम से एक एक चीज को क्लियरिटी के साथ समझना। जहां पे भी अभिक्रिया के मैटर में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अभिक्रिया जितने आपके 11th में दे रखी थी उसकी नगण्य अभिक्रिया आपके 12th में दे रखी, कुछ भी नहीं, सिंपल सा स्टेप दे रखा है, उसको व्यवस्थित रूप से आप कवर करने का प्रयास करना। देखिए शुरू करते पहले जल अपघटन द्वारा चट्टान किस प्रकार से टूटती, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए पहले इसको मैं रख कर रहा हूँ एक बार, फिर बाद में अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए अपन देखते हैं कोई भी पदार्थ जल के संपर्क में आने पर उसके सामान्य गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सामान्य गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे कोई भी खनिज पदार्थ की बात करें, या तो उसमें घुल जाएगा या आयनों का ट्रांसलेशन हो जाता है, कुछ भी उसमें कोई न कोई प्रॉपर्टी बदल जाती है। अपन देखते हैं जैसे जल एक क्या विलायक का कार्य करता है, जल एक विलायक कार्य करेगा और जल को कोई पदार्थ खनिज पदार्थ उसके संपर्क में रखा तो खनिज पदार्थ को क्या करेगा, खनिज पदार्थ जल को अधिशोषित करेगा, जिससे वो क्या होगा, अपघटित होने की दर बढ़ जाती है। देखिए चट्टानों के खनिज के संपर्क जब जल के साथ में होता है तो जल का हाइड्रोजन आयन खनिजों के धनायन के साथ में क्या होता है, स्थानांतरण। हाइड्रोजन तथा जो भी खनिज में पॉजिटिव आवेश वाला कंपाउंड है, तत्व है, उन दोनों में क्या होगा, स्थानांतरण होता है, आयन विनिमय होता है। होने के कारण रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में जल अणु हाइड्रोजन अणु व हाइड्रोक्सिल समूह में क्या हो जाता है, टूट जाता है। OH व H+ आयनों में जल क्या होता है, पहले टूटता है और फिर बाद में आयनों का ट्रांसलेशन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान चट्टान निर्बल होकर टूटने लगती है। ये जल के अणु चट्टान एवं खनिज पदार्थों के साथ मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जल अपघटन एक दोहरान अपघटन प्रक्रम चलता है, डबल स्टेप में प्रोसेस संपन्न होता है। पहले कौन टूटेगा, फिर जो यौगिक बन रखा वो वापस जल के साथ क्रिया करके वापस वो क्या होता है, टूटता है। उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है आर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज है। कौन सा है, फेल्सपार खनिज का एक उदाहरण आपको सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जल योजन के संपर्क फलस्वरूप अम्लीय सिलिकेट मृतिका का यौगिक बनाती है, जो अधिक विलय होकर पुनः जल संयोजन द्वारा एल्यूमिनियम सिलिकेट का निर्माण करती है। देखिए क्या देख रहे हैं आप कि आपने देखा उदाहरण किसका ले रहा है, आर्थोक्लेज फेल्सपार खनिज है। पहले लैंग्वेज के रूप में आपको बताया कि जल के संपर्क में आने पर कोई भी खनिज पदार्थ अपने रासायनिक गुणधर्म बदलता है। क्यों, क्योंकि जल होता है वो प्लस पहले क्या होगा, टूटेगा, H+ वो OH- आयन टूटता है। इस रूप में जल क्या होगा, टूटेगा। जल टूटेगा और एक तो बनेगा हाइड्रोजन आयन और एक बनेगा हाइड्रोक्सिल समूह। H+ को तो क्या बोलते हैं, आप जानते हो ना, ये तो होता है हाइड्रोजन आयन।
हाइड्रोनियम आयन, और OH समूह बना है माइनस वाला, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह, इन दोनों समूह में आयन क्या होगा, ये जल पहले टूटेगा। जल टूटने के बाद H+ आयन बनता है, जो खनिज पदार्थ में उपस्थित पॉजिटिव आवेश वाला धनायन, जो कि धनायन रूप में आपके सारे तत्व इसमें उपस्थित है खनिज में, उसको वहां से क्या करेगा, हटाने का काम करेगा। तो इसमें H+ आयन के रूप में आपको H+ आयन को अटैक किस पे करेगा, इस पे अटैक करता है पोटेशियम पे, तो पोटेशियम को वहां से क्या करेगा, हटाएगा। पोटेशियम को क्या करेगा, हटाएगा। पोटेशियम को हटा के इसके स्थान पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आयन आ जाता है, और ये कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा, अम्लीय सिलिकेट मृतिका का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम सिलिका बनती है, कैसे बनती है, एल्यूमिनियम, जो तीसरे पार्ट में आपको डिस्कस करके बताया कि अलग-अलग प्रकार की चट्टानों में अलग-अलग प्रकार के मृदा आते हैं, उनकी संस्था में अलग-अलग प्रकार की मृदा होती है, जिसमें 3 प्रकार की कैटेगरी आपने पढ़ी थी, एक तो कैल्यूनाइट, मोनोकोरिलाइट और एलाइट। तो उस कैटेगरी के अंतर्गत एक प्रकार की मृदा का निर्माण हो जाता है। फिर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल समूह और पोटेशियम आयन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, क्षारीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। और पुनः जो आपकी अम्लीय मृतिका सिलिकेट बन रखी है, वो जल के संपर्क में आने पर वापस क्या हो जाएगा, इसमें से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है, और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बॉक्साइट बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉक्साइट का निर्माण होता है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो इस प्रकार से अपन के जल अपघटन द्वारा कोई भी चट्टान अपघटित होती है। ये तो बात हुई जल अपघटन। अब पढ़ेंगे जल योजन द्वारा किस प्रकार से चट्टानों पर आहार होता है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जल योजन, जल योजन का मतलब होता है सामान्य रूप से खनिज पदार्थों के साथ जल के अणुओं का जुड़ना। खनिज पदार्थ जो भी है उसके साथ जल के अणुओं का जुड़ना क्या कहलाता है, जल योजन। और जल के अणु जुड़ने से भी उसमें चट्टान क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, और नरम होने से वो जल्दी अपघटित हो जाती है। अपन जानते हैं नॉर्मली जब खनिज पदार्थ होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जल नहीं होता है, परंतु जैसे वातावरण के संपर्क में वो आते हैं, आने के कारण नमी वायु में भी हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बारिश के समय या कोई भी पानी के माध्यम से उनका संपर्क होता है, तब पानी को क्या कहते हैं, वो अधिशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने से उनका अपघटन होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जैसे उदाहरण रूप में आपने देखा, जैसे जंग को अपन बोलते हैं लाल हेमाटाइट। क्या लाल हेमाटाइट होता है ना, वो उसको अपन जंग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जंग मतलब लोहे पे जंग लगना, आग। अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, आग। जो जंग है जिसको लाल हेमाटाइट बोलते हैं, वो जल के संपर्क में आने पर पीले लिमोनाटाइट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जंग ये पदार्थ है, लोहा है, वो वातावरण के संपर्क में आने पर नमी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसकी डिग्रेडेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब टूटना, अपघटित होना प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो जैसे लाल हेमाटाइट था, वो जल के साथ में जुड़कर क्या बनाएगा, पीला लिमोनाटाइट बना देता है, जो जल से भी क्या है, एक हल्की क्वालिटी का एक लोहा होता है, जो जल्दी से क्या हो जाता है, टूट जाता है, एकदम नॉर्मल क्वालिटी। और इसी के अपघटन बार-बार होने से क्या होती है, मृदा में लाल मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा में लाल मिट्टी दिखाई देती है ना आपको, लाल मृदा, तो बनने का मेन मुख्य भूमिका ये निभाता है। बात दिमाग में। अब एक तो उदाहरण आपने किसका देखा है, जल योजन के अंतर्गत देखा है, लाल हेमाटाइट का। दूसरा देख रहे हो कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट आपने ले रखा है, वो निर्जल अवस्था में क्या होता है, एकदम शुष्क होता है, शुष्क पाउडर, किसी प्रकार उसमें कोई जल वाष्प या नमी नहीं होती, परंतु जैसे जल के संपर्क में आने पर कैल्शियम सल्फेट जल के संपर्क में आने पर जल को क्या करता है, अधिशोषित करता है, और जैसे जल को अधिशोषित करने पर इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और कैल्शियम सल्फेट था किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जिप्सम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। दिमाग की बात है, अर्थात इसमें भी जल के अणु क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जल के अणु इसमें भी क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसमें भी जुड़े। तो इस प्रकार से मुख्य उत्पाद जो मेन प्रोडक्ट था वो कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अर्थात जो कठोर पदार्थ था वो मुलायम पदार्थ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे उनका
खनिज पदार्थ के साथ जल आके जुड़ जाता है, जिससे उसका अपघटन होना नॉर्मली केस में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस प्रकार से होता है जल विलयन। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं आप, विलयन। विलयन क्या होता है, उस पर अपन बात करते हैं। अपन जनरली बात जानते हैं कि जल एक अच्छा विलायक माना जाता है। जल एक क्या है, अच्छा विलायक। जल में कोई भी पदार्थ जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक या कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय, क्षारीय, कोई भी पदार्थ को अपन घोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आसानी से घोल के क्या हो जाएगा, आयनों में अपघटित हो जाता है। क्या होता है, आयनों में अपघटित हो जाते हैं। अपन कहते हैं जल एक अच्छा विलायक का कार्य करता है। दिमाग बात रहेगी, डायरेक्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जल एक सर्वव्यापी विलायक। क्या है, विलायक। जल एक सर्वव्यापी विलायक है, जिसमें आप कोई भी पदार्थ को घोलने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, घुल के आयनों में अपघटित हो जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, क्षारीय पदार्थ क्या ले रखा है, क्या क्षारीय पदार्थ भी हो सकता है या लवण भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ आपने ले रखा है, उसको जल में आप घोलते हो तो घोलने पर क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपने नमक ले रखा है NaCl और इसको आप जल में घोलोगे तो घोलने पर क्या होगा, ये आयनों में अपघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल के अणु आयनों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूटने पर क्या हो जाएंगे, जल के साथ में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक क्या बना देंगे, विलयन के रूप में बन के आपके प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। देखिए जो ये आयन टूटेगा तो सोडियम प्लस और Cl माइनस, परंतु है आयन इसमें जल भी उपस्थित है तो साथ में क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे जल के। और इस प्रकार से क्या हो गया, विलयन आपके क्या है, ये बना आपके विलयन। किसकी उपस्थिति में कंपाउंड होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण था। लवण जल के संपर्क में आने पर घुल के आयन अपघटित हो जाता है। इस प्रकार से विलयन बनाने का प्रोसेस या किसी भी पदार्थ या सतान को घोलने में जल की मुख्य भूमिका रहती है। इस प्रकार से किसी भी सतान को बार बार पानी के रगड़ने से वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपघटित होती है। दिमाग बात रहेगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन जाते हैं चौथी विधि आपके सामने आ रही है, ऑक्सीकरण ऑप्शन वाला, उसको अपन पढ़ेंगे। देखिए क्या है, देखिए अब पढ़ने जा रहे हैं अपन अगली अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप देखते हो सटान किस प्रकार से आ सकती है। उसमें आ रही कौन सी, चौथी ऑक्सीकरण। क्या आ रही है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ भी रखा हो, पता भी है कि ऑक्सीकरण किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन अणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपक्षय कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना अपक्षय कहलाता है और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस पर आधारित आपने टॉपिक विस्तार रूप से पढ़ा था। अभी देख रहे हैं अपन पहले ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है उस पर आधारित अपनी घटना देख रहे हैं। देखिए पहले लैंग्वेज ग्रुप में आपको दे रखा है कि विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या सहयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जैसे आयरन दे रखा है, मैग्नीज दे रखा है या सल्फेट दे रखा है आदि यौगिकों में ऑक्सीकरण की क्रिया तीव्र होती है। कंपाउंड के ऑक्सीकरण होने से उनके जल योजन की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है तथा उनका जल्दी से अपघटन हो जाता है, क्योंकि उनमें जल में घुलनशीलता तथा उनका आयतन बढ़ने के कारण अणु क्या हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाते हैं तथा खोखले टाइप हो जाते हैं, जिसके कारण वो धीरे से आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पहले अपन देख रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण देखिए, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया सामान्यतः ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना खनिज पदार्थों के साथ पदार्थों के साथ
जनरली सिंपल सी बात, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। एग्जांपल के रूप में अपन देखें, जैसे कोई भी पदार्थ लोहा हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, किसी के भी साथ आप ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे आपने ले रखा है क्या? मैग्नीज ले रखा है, क्या ले रखा है? मैग्नीज। अब इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करोगे? जलाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीजन इसके साथ में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, ऑक्सीकरण। अभी कौन सी संपन्न हो रही है? ऑक्सीकरण, और इसके साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और मैग्नीज ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? मैग्नीज ऑक्साइड। ऐसे ऐसे देखते हैं आप, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड सॉरी, 2 मोल, कितने मोल ले रखे आपने? 2 मोल ले सकते हो, 3 मोल ले सकते हो, वो तो अपने अभिक्रिया के अकॉर्डिंग अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो उसमें देखते हैं फेरिक ऑक्साइड के आपने मोल ले रखे हैं, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं आप किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ। तब आपको देखने पर क्या मिलेगा? देखिए, मान लीजिए 2 ले लिए और फिर बाद में आप अभिक्रिया करोगे तो अभिक्रिया पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी और कंपाउंड क्या बनेगा? सही व्यवस्थित नहीं बन पाएगा। जो अभिक्रिया होगी वो अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी, पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं होती। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, उसके कितने अपने अभिक्रिया मोल लेंगे? 4 मोल, और अभिक्रिया करवाएंगे तब आपके बनेगा Fe2O3, और ये क्या बन गया? जंग। और ये कंपाउंड आसानी से क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कोई भी पदार्थ है, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहलाएगा। अब ऐसे कैसे देखोगे आप? सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके भी क्या बनेगा? SO2 बना देगा, सल्फाइड बना देगा। तो अलग अलग यौगिक कोई भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान खनिज पदार्थ के साथ ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। और इसका रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपचयन। इसका रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? अपचयन। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं समझा रहा हूं अपचयन। देखिए, अपचयन क्या होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जनरली किसी भी खनिज पदार्थ से ऑक्सीजन पदार्थ का हटना क्या कहलाता है? आपके अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन पदार्थ, किसी भी खनिज पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। किसी खनिज पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। सिंपल सा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे जंग ले रखा था आपने, अब इसको आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वापस रिवर्सिबल प्रोसेस किया तो क्या हो जाएगा? जंग बन जाता है। तो इससे ये बनेगा आपके और दिया जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऑक्सीजन का हटना अपचयन तथा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें आप सोचते होंगे कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपके फेरस। फेरस ऑक्साइड Fe3 को बोलते हैं फेरस, इसको हम क्या बोलते हैं फेरस, और इसको बोलते हैं Fe2 को फेरिक। ये बात दिमाग में आपके रहे। ऐसे कैसे ये होते हैं, क्यूपर और क्यूप्रिक, ठीक है। बस और ये किसको बोलते हैं, जहाँ पे संख्या ज्यादा होती है उसको बोलते हैं अर्स, और ये ज्यादा से कम नंबर होते हैं उसको बोलते हैं अर्स। एक अगली अभिक्रिया आ रही है कार्बोनीकरण अभिक्रिया, क्या होती है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कार्बोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है उस पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कार्बोनीकरण अभिक्रिया, कार्बोनीकरण अभिक्रिया अपन जनरली कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड सारी पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट यौगिकों का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन कार्बोनीकरण। दिमाग बात रहेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड सारी यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे कार्बोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया ऐसे ये आपके पास दिमाग में रहे। कार्बोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सारी यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कार्बोनीकरण अभिक्रिया। सारी यौगिक कोई भी, जैसे आपने ले लिया एग्जांपल फॉर एनर्स, क्या ले लिया एनर्स, एनर्स की अभिक्रिया करवाओगे किसके साथ में CO2 के साथ। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो इसके आप दो मोल दोगे, और ये है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है 7। अब अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का अणु क्या बनेगा। इस प्रकार से कार्बोनेट यौगिकों का निर्माण करने की प्रोसेस अभिक्रिया कहलाएगी कार्बोनीकरण। सोडियम कार्बोनेट
सेकंड एग्जांपल ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ सोना भी एक प्रकार का क्या क्षारीय पदार्थ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी विक्रिया करो आपने इसके साथ में CO2 के साथ, तब भी आपको क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का अणु। तो इस प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड क्षारीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट यौगिक बनाते हैं उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन कार्बोनेट। दिमाग बात रहेगी। फिर इसके बाद में आपकी किताब में क्या करते हैं, ये तो वातावरण के साथ अभिक्रिया रिएक्शन हो रही है और जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके भी आपके रिएक्शन देते हैं उसको भी किताब में रिप्रेजेंट करके बता रखा है। इसको आपके किताब में मेंशन नहीं कर रखा, आप इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं उसको भी आपको समझाता हूँ। देखिए उस मात्रा में जो आपने अभिक्रिया के दौरान देखा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन की CO2 के साथ और आपने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का अणु मुक्त होता है। क्या हुआ था, जल का अणु मुक्त हुआ था। अब जो जल का अणु मुक्त हो रहे हैं वही जल का अणु उस मात्रा में किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पुनः CO2 रिएक्ट विद जल के अणु के साथ, CO2 जल के साथ में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है कार्बोनिल अम्ल। क्या बनाती है आपको कार्बोनिल अम्ल का निर्माण होता है। और कार्बोनिल अम्ल जो ये बना हुआ कार्बोनिल अम्ल है वो वापस कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। देखिए अभिक्रिया करोगे तब आपके क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। उसको देखिए तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यह हो जाएगा कैल्शियम और ये था आपके कैल्शियम कार्बन। तो ये प्रोसेस दे रखा है। नॉर्मली व्यवस्थित समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है जल्द नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको डायरेक्ट लैंग्वेज बताई है और अभिक्रिया साथ के साथ में CO2 करके नहीं दिखाई हो तो उसको अभी एक बार डिवाइड करके मैटर किया उसमें आपकी क्लियरिटी आती होगी। उम्मीद है कि आप घर बैठ के व्यवस्थित पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मुझे बताओगे, मैं आपको पूरा उसको व्यू करके वापस